पिछले कुछ महीनों में एक मुद्दे को बार बार उछाला गया और वो मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड का। बार बार ऑपोजिशन का ये कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसको पब्लिक किया जाए। सभी अलायंसेस को ये लग रहा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आएगा तो उसमें अडानी का नाम सामने आएगा और तब हम ये कह पाएंगे कि मोदी ने अडानी को देश बेच दिया है। लेकिन अब जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हाफ डेटा है वो बाहर आ चुका है, जो मैक्सिमम लिस्ट है वो बाहर आ चुका है, लेकिन उसमें कहीं पे भी अडानी का नामो निशान नहीं है, तब इनका मोय मोय हो गया। लिस्ट में अडानी का नाम ना देखकर ये लोग इतने ज़्यादा बौखला चुके हैं कि ये लोग कुछ भी उलूल जुलूल पोस्ट कर दे रहे हैं, कुछ भी उलूल जुलूल बक दे रहे हैं। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि जैसे अडानी का नाम सामने आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिस्ट में, वैसे ही हम लोग अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने लगेंगे। लेकिन इनके इस प्लानिंग के ऊपर पानी फिर गया। पर वो कहते हैं ना, अगर आप दिल से कोई प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना चाहते हो तो पूरे इंडिया में जो दिहाड़ी लोग हैं वो आपको इस प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने में कोई ना कोई पॉइंट निकाल कर दे ही देते हैं। और इसके साथ साथ जब भी प्रोपेगेंडा की बात होती है तो उसमें आकाश बनर्जी का नाम सामने ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या, कौन सी चीज़ है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है? ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जाती थी वो कैसे की जाती थी। तो पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर बनाया हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रिकॉर्ड होता है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया और किस पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम किया है। तो फाइनली जब एसबीआई ने इसके ऊपर डेटा पब्लिक किया तो जो मैक्सिमम लिस्ट था वो तो सामने आ गया। और इस लिस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स और यूजर्स ने सबसे पहले एक चीज़ चेक किया और वो था क्या इसमें अडानी का नाम है कि नहीं है। जब उनको अडानी का नाम नहीं मिला तब उन्होंने सोचा कि भाई हमारा तो प्रोपेगेंडा फेल हो गया, अब हम प्रोपेगेंडा करें तो कैसे करें। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके अडानी को घसीट लिया जाए। तो महुआ मोइत्रा फैंस जैसे यूजर्स ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस प्रोपेगेंडा में उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो नवयुग एंटरप्राइजेस है ये अडानी का एक सब्सिडियरी है, अडानी इससे लिंक्ड है, दोनों के कनेक्शन है। और क्योंकि नवयुग एंटरप्राइजेस ने बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, इसका मतलब है कि अडानी ने बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और उसने मोदी को पैसा दिया है। जबकि इसके ऊपर अडानी ग्रुप ने बहुत पहले पिछले साल ही अपना मीडिया स्टेटमेंट दिया था कि हमारा इस नवयुग एंटरप्राइजेस से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड के अंदर एक टनल कोलैप्स हुआ था और उसमें बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स थे वो फंस गए थे, तो उस समय पर भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि अडानी इंटरप्राइजेस का जो लिंक है वो नवयुग एंटरप्राइजेस से है और नवयुग एंटरप्राइजेस ने ये टनल बनाया है। जबकि इसके ऊपर अडानी ग्रुप ने पहले ही मीडिया में ये अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि नवयुग एंटरप्राइजेस से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। और देखिए, जब ऐसे बड़े बड़े कंपनीज अपना कोई मीडिया स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा इस कंपनी से कोई अफिलिएशन नहीं है, इस कंपनी से कोई अफिलिएशन नहीं है, इससे कोई हमारा लिंक नहीं है, इसका मतलब होता है कि एक्चुअली में उनका कोई लिंकेज नहीं है। क्योंकि इतने बड़े बड़े कंपनीज अगर मीडिया के सामने आकर ऐसे झूठ बोलेंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो फंस सकते हैं। तो जब इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर, तब इन्होंने किसी तरीके से अडानी को घसीट ही लिया। अब बाद में जब लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट करना शुरू किया तब इन लोगों ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस चिड़िया का नाम है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आपने गिफ्ट कार्ड यूज़ किए होंगे अमेजॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर, या फिर कोई कूपन आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। तो जब आप कोई गिफ्ट कार्ड खरीदते हो फिर उसको कोई व्यक्ति रिडीम कर सकता है। मतलब कि आप चाहो तो उस गिफ्ट कार्ड का यूज़ करके अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर लो, या फिर वो गिफ्ट कार्ड आप किसी और को दे दो और वो उस गिफ्ट कार्ड का यूज़ करके अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर सकता है। तो सेम इलेक्टोरल बॉन्ड का भी केस होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए आपको जाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में और वहाँ पे जाके आप उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के आते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो 15 दिन तक ही वैलिड होता है, मतलब उसके भीतर ही आपको इसको रिडीम करना होता है। अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोगे। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो उसको रिडीम करेगी 15 दिन के भीतर। जैसे ही वो रिडीम करेगी तो आपके अकाउंट से 1 करोड़ का जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा वो कट हो जाएंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें किसने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है, मतलब जो आपने खरीदा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो वो किसी को पता नहीं चलेगा, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और यही स्कीम था इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे मिलते थे वो डायरेक्ट कैश में मिलते थे और उसका कोई ढंग से रिकॉर्ड होता नहीं था, उसको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। ब्लैक मनी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता था। आपने देखा होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब बहुत सारे पैसे ऐसे ही सड़कों पे फेंके हुए थे।
क्यों फेंके हुए थे? क्योंकि उन पैसों को रखा हुआ था इलेक्शन में यूज़ करने के लिए कि जब इलेक्शन आएगा तो हम इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड देंगे उन्हीं पैसों से और फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव लड़ेंगी। तो कुछ इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग दी जाती थी और उसमें पता नहीं चल पाता था कि भाई कितना पैसा आया, किसने दिया, कितना पैसा दिया, किसको दिया, किसके पास कितना पैसा आया। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है और ये जो डायरेक्ट कैश से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिलती थी उसमें सिर्फ यही डिफरेंस था कि जो पैसे का लेन देन है उसके बीच में बैंक आ गई। इलेक्टोरल बॉन्ड जब आप खरीदते हो तो आप बैंक से खरीदते हो और बैंक पैसे पे करता है उस पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन जब कैश वाला मामला था उसमें कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, तो उसको ट्रेस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। लेकिन जब बैंक बीच में इन्वॉल्व हो गई तो कहीं पे वो डेटा स्टोर है कि किसने खरीदा और किसको दिया। अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था तो उस समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में नहीं थी सिवाय सीपीआईएम के। सीपीआईएम को छोड़कर किसी ने भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं उठाया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदे इकट्ठे करने की बात आई तो सारे पॉलिटिकल पार्टी ने चंदे इकट्ठे किए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए हम लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर रहे हैं, मतलब अब से कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद पाएगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कहा कि जो भी लिस्ट है किसने कितने बॉन्ड खरीदे, किसने कितने पैसे किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, ये तुम जारी करो। तो जब ये लिस्ट बाहर आई तो दो लिस्ट थे। एक लिस्ट वो था जिसमें ये बताया गया था कि किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया या फिर किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किए और उसका जो अमाउंट है वो कितना है। और जो दूसरा लिस्ट था उसमें ये था कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया है, मतलब कि किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने पैसे मिले हैं। अब इन दोनों लिस्ट में किसी को भी नहीं पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मिले या फिर किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए हैं। लेकिन भाई आकाश बनर्जी जैसे लोगों के लिए तो प्रोपेगेंडा फैलाना खाना खाने के बराबर है। जब तक वो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे नहीं उनका जो खाना है वो हजम ही नहीं होगा। लेकिन अब तो लग रहा है कि खेल काफी ज्यादा गंदा है। इट इज मच मोर डर्टी। फिरौती, ओपन एंड शट फिरौती चल रही थी हमारे देश में इतने सालों से। नंबर 1 पायदान पर आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। रुपीज 1368 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? हो सकता है इसलिए क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इन्होंने इनके प्रॉपर्टीज ही अटैच कर लिए थे। 400 करोड़ के तो प्रॉपर्टीज अटैच कर लिए गए थे एक ही केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस। आकाश बनर्जी का कहना है कि ये जो फ्यूचर गेमिंग है जिसने कि सबसे ज्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पे किए हैं, उसने जो पैसे है ना वो बीजेपी को दिए हैं। ये जो इतना बड़ा अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है वो बीजेपी को दिया गया है। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 2 लिस्ट आए हैं उसमें किसी को भी नहीं पता है कि किसने परचेस किए हैं और वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा है वो किसके पास गया है। लेकिन आकाश बनर्जी प्रोपेगेंडा फैलाने से पीछे नहीं हटते हैं। आकाश बनर्जी आपको ये भी नहीं बताते हैं कि ये जो फ्यूचर गेमिंग है इसके बहुत क्लोज टाइज हैं डीएमके से, कांग्रेस से और टीएमसी से। बट भाई आकाश बनर्जी जी अगर ये बात आपको बता देंगे कि सुपर गेमिंग के इतने क्लोज कनेक्शन है टीएमसी से, डीएमके से और कांग्रेस से, तो फिर इनका जो प्रोपेगेंडा है वो कैसे फैल पाएगा? फिर लोगों के मन में वो ये कैसे बैठा पाएंगे कि सुपर गेमिंग ने जो पैसे पे किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो सिर्फ बीजेपी को ही दिया है। फरवरी 2011 में फ्यूचर गेमिंग के जो ओनर है उन्होंने 50 करोड़ रुपए की हेल्प की थी करुणानिधि के 75th फिल्म को प्रोड्यूस करने में, और इसके बदले में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इस व्यक्ति को बिना किसी प्रॉब्लम के रन करने के लिए अलाउ किया। और ऐसे जो सिमिलर इंसिडेंट्स है वो टीएमसी के साथ भी हुए और कांग्रेस पार्टी के साथ भी हुए हैं। अगर आप चाहो तो डिटेल में इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। अब जैसा कि आकाश बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो फ्यूचर गेमिंग है इसके ऊपर छापा पड़ा था, वो जानबूझकर बीजेपी ने छापा मरवाया था ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। ये जो फ्यूचर गेमिंग के ऊपर छापा पड़ा था वो इलीगल लॉटरी स्कैम के चक्कर में पड़ा था, क्योंकि इसने सिक्किम गवर्नमेंट को 900 करोड़ के आसपास का चूना लगाया था। और जैसा कि आकाश बनर्जी कह रहे हैं कि फ्यूचर गेमिंग के ऊपर जब रेड होता है तब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आकाश बनर्जी ये नहीं बता रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेस करने के बाद भी फ्यूचर गेमिंग के ऊपर रेड हुए हैं। अरे सॉरी, मैं समझ सकता हूँ आकाश जी, पार्टी का सवाल रहा होगा। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़ का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन किया था। अरे 160 करोड़ से तो कितने लाखों लोगों का फ्री इलाज होता था इस अस्पताल में। लेकिन भाई ये हैदराबाद बेस्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था 2020 पर। उसके बाद लगता है कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा। अगले पॉइंट में आकाश बनर्जी बताते हैं कि ये जो यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसके ऊपर भी छापे पड़े थे और इसने इसलिए बीजेपी को पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के। जबकि आकाश बनर्जी ये नहीं बताते हैं कि ये जो यशोदा स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसके बहुत क्लोज टाइज हैं केसीआर से। और इसके बारे में ना ये जो क्लिप कट हुआ है, ये जो मोहम्मद जुबैर इसने भी ट्वीट किया था कि बीजेपी को यशोदा हॉस्पिटल ने पेमेंट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। जब इसका फैक्ट चेक हुआ, जब ये बताया गया कि इसके क्लोज टाइज है केसीआर से, तब इस व्यक्ति ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। आकाश जी क्या कहोगे? अच्छा सॉरी,
पार्टी का सवाल रहा होगा। राहुल गांधी जी बार बार चीख कर कह रहे हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एक स्कैम है। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है तो फिर आपकी पार्टी चंदा क्यों ले रही है? इतने हजारों करोड़ रुपए आप क्यों ले रहे हो? अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी दरिया दिल है, आप चाहते हो कि इस स्कैम के खिलाफ लड़ो, तो फिर आप क्यों उस स्कैम के थ्रू पैसे ले रहे हो? अगर आप बहुत ज़्यादा दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, तो आप एक काम करिए, ये जो भी पैसे आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले हैं ना, जितने भी करोड़ रुपए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले हैं, आप उस पैसे को वापस कर दो। जिन जिन कंपनियों ने आपको पेमेंट किया है आप उनको वापस कर दो। तब हम मान लेंगे कि हाँ भाई, आप एकदम सच्चे व्यक्ति हो जो इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम मानता है और स्कैम के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आकाश बनर्जी जो बोल रहे हैं कि जो टॉप के डोनर्स हैं जिन्होंने इतने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो वो किसको गए हैं किसको पता है? अभी तक तो लिस्ट पूरी आई ही नहीं है, अभी तक ये तो कंफर्म ही नहीं हुआ है कि किसको पैसे गए हैं। हाल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक्शन था इनके खिलाफ मार्च 2020 में। कौन जानता है कि ये जो हल्दिया कंपनी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि इसने बीजेपी को पैसे दिए हैं, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। तो ये जो कंपनी है, कौन जानता है कि इसने टीएमसी को पैसे नहीं दिए होंगे? क्या आकाश बनर्जी ये कंफर्म करके बता सकते हैं कि ये जो हल्दिया की कंपनी है इसने टीएमसी को पैसे नहीं दिए होंगे? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। कोई किसी स्टेट के अंदर कोई कंपनी है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस कर रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पैसे दिए हैं, उसने अपने स्टेट गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए हैं? क्योंकि आखिरकार वो जो अपना बिजनेस चला रहा है वो कहाँ चल रहा है? स्टेट के अंदर ही ना, स्टेट ज्यूरिडिक्शन में ही आ रहा है ना वो सभी चीज़ें। ये भी तो हो सकता है कि किसी कंपनी ने अपने कन्वीनियंट के लिए कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करके, और कुछ पैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, ताकि दोनों तरफ से उनका जो रिलेशन है वो एकदम सही बना रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आकाश बनर्जी जी आपको ये सब बातें नहीं बताएंगे। पार्टी का जो सवाल है, जिस तरीके से आकाश बनर्जी बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सटॉर्शन बॉन्ड बता रहा था, भाई जब कैश में पैसे मिल रहे थे, डायरेक्ट पैसे मिल रहे थे, जब किसी को कानो कान खबर नहीं हो रहा था कि कौन पैसे दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है, किसको पैसे दे रहा है, तब बहुत बढ़िया था। ब्लैक मनी का जब इस्तेमाल हो रहा था तब बहुत बढ़िया था। लेकिन अब जब बैंक बीच में है और बैंक के थ्रू पैसे जा रहे हैं तब बहुत खराब है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज पैसे ले रहे हैं तब बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बीजेपी को पैसे मिल रहे हैं तब बहुत खराब है। अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे मिल रहे हैं तो वो चंदा हो गया, अगर बीजेपी को पैसे मिल रहे हैं तो वो एक एक्सटॉर्शन स्कैम हो गया। आकाश बनर्जी जी, मुझे आप एक बात बताइए कि बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे मिले हैं वो क्या बिरयानी खाने के लिए मिले थे क्या? मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि बजाज ग्रुप ने भी अच्छा खासा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया है, और बजाज ग्रुप का बहुत क्लोज टाइज है कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसने कांग्रेस गवर्नमेंट को ही पैसे पे किए होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अभी फाइनल रिपोर्ट आया ही नहीं है, फाइनल लिस्ट आई ही नहीं है, तो कोई कैसे बोल सकता है? लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही, फाइनल लिस्ट आने से पहले इन्होंने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि हमने जो कह दिया वही सही है। हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी को सारे पैसे मिले हैं, हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने बहुत सारे पैसे कमाए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, इसलिए ये सही है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसे मिले वो तो चंदा है, वो तो बिरयानी खाने के लिए मिला। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भाई टीएमसी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो एक राज्य के अंदर ही सीमित है, लेकिन फिर भी उसे सेकंड लार्जेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे मिले हैं। अब मेन सवाल तो ये है भाई कि इतने पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए टीएमसी के पास कैसे है? कांग्रेस से भी ज्यादा पैसे टीएमसी को मिले हैं। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये लोग इतने ज्यादा क्यों बौखलाए हुए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इनको कहीं लिस्ट में अडानी दिखाई नहीं, इसलिए इन्होंने किसी भी तरीके से कोशिश की कि अडानी को घसीट दो। ये लोग खुद इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे ले रहे हैं, लेकिन जब वही पैसे बीजेपी के पास जाए तो भाई वो तो स्कैम हो गया। ये तो वही बात हो गई कि हम सभी लोगों को चंदा मिला है, लेकिन क्योंकि चंदा मुझे कम मिला है तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग स्कैमर हो, आप लोग एक्सटॉर्शन करते हो। और अडानी वाले मामले में तो आपने देख लिया कि इनको जब कुछ भी नहीं मिला है तो नवयुग एंटरप्राइजेस से अडानी को लिंक कर रहे हैं, जिसमें कि कोई लेना देना ही नहीं है दोनों कंपनीज के बीच में। खैर, इसके ऊपर अभी मैं रिसर्च कर ही रहा हूँ, अभी डिटेल वीडियो आना बाकी है क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट आया नहीं है। अच्छा, हमारे चैनल का जो रीच है फिलहाल अभी कम हो गया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा।